नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता एक तो पूरा हफ्ता था और शानदार तेजी वाला हफ्ता था। बिल्कुल। 5 में से 4 दिन मजबूत, एक दिन कमजोर थे केवल। मैं समझता हूं पिछले 2 साल में जो लोग चाहते थे कि ये हफ्ते छोटे हो जाएं, ये पहला हफ्ता था जब लोग चाह रहे थे कि ये हफ्ता बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, खत्म ना हो, चलता रहे, चलता रहे। कंटिन्यू रहे। बड़े हफ्तों बाद आया है। और बड़े हफ्तों के बाद आया और बड़े गेंस वाला था। बिल्कुल। मतलब निफ्टी में 5.5% के गेंस पूरे वीक में, दैट टू आपका जो थर्सडे का सेशन कमजोर था उसके बावजूद। और निफ्टी बैंक 8.5%, मतलब क्या ही कहें आप। मतलब बैंकों ने तो ऐसे, मतलब किसी ने अगर कुछ खरीदा है तो वो लगता है बैंक ही खरीदे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल पे ही फोकस था पूरा। 8.5% का मतलब आप समझिए कि 51,550 वाला ऑलमोस्ट 56,000 हो गया आपका बैंक निफ्टी। और निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग आपकी। और कहाँ आप 22,713 पे थे। स्विंग लो 22,182 का था और 22,713 वाला अब 24,000। 22,182 से याद आया संदीप भाई, याद है हमने पिछले शो में 22,120 नहीं टूटा है। 22,120 और 30 की रेंज दी थी, वो नहीं टूटी। और जब हमने लास्ट वीक ये थंब भी लिखा था अपने शो के थंब में कि बन गया बॉटम वाला, तो उसको बड़े लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या पता है क्या है। वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है भाई। जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं या जो कुछ लोग ये सोच के बैठे हुए हैं, तो उनके अपने अपने अनुभव है। तो हर समय 2 तरह के माइंडसेट तो हमेशा काम कर रहे हैं बाजार में, तभी तो सौदा हो रहा है। एक बाहर, एक सेलर, एक मंदी में, एक तेजी में। बिल्कुल। देखिए, जितना खबरों का एनालिसिस हम लोग करते हैं और जानकारों से बात करते हैं, उतना एक्सेस हर किसी को तो नहीं होता है। उस एक्सेस का जितना फ़ायदा हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसमें कोई, अब लोग इसमें भी सवाल जवाब कर सकते हैं, जी एंकर्स पे हमें ट्रस्ट नहीं है, फलाने चैनल पर ट्रस्ट नहीं है। वो भाई उनको तो मेरा प्रणाम है। लेकिन जो भी हम कोशिश करते हैं वो बड़ी ऑनेस्टली करते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने जितनी न्यूज़ का एनालिसिस करके जो भी था वो सब चीज़ें बताई। और देखिए, आप वहीं से मार्केट घूम गया, पूरा हफ्ता घूमा है। और अब आपको लगता है कि वो 22,120-30 वाली बात आज सोच रहे होगे आप, अब जब 24,000 के ऊपर बैठे हो आप। तो मतलब एक हफ्ते में आपको ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का एक सस्टेन गेन निफ्टी में देखने के लिए मिला। सस्टेन गेन, मैं नहीं कह रहा पिछले हफ्ते में 22,120 पर ही बंद हुआ था, 180 पर ही बंद हुआ था, लेकिन मैं सस्टेन गेन की बात कर रहा हूँ। एक चीज। दूसरी, अब देखो रिपोर्ट्स भी आने लगी। CLSA बोल रहा है जी वैल्यूएशन के आधार पे आकर्षक लग रहा है बाजार। JP मॉर्गन बोल रहा है जी निफ्टी का बेस केस टारगेट, हालांकि उन्होंने घटाया है, 30,000 से घटाकर 27,000 किया है, लेकिन बुल केस में अभी भी वो 30,000 बोल रहे हैं और बेयर केस में वो 20,000 समथिंग बता रहे हैं, 20,500 के आसपास ये उनके टारगेट्स हैं। जेफरीज के जो चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैं वो क्रिस वुड साहब, वो बोल रहे हैं कि AI में जो ट्रेंड है, जो एक्सपेंडिचर है, वो पीक के पास जा रहा है। और अगर ये गया, पीक लग गया, तो FIs का जो फ्लो है वो इंडिया में आने लग जाएगा और दैट वुड बी ए बिग पॉजिटिव। हालांकि उन्होंने जो डर बताया वो ये बताया कि म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो रुक ना जाए। हालांकि SIP का जो इन्फ्लो है वो तो 32,000 करोड़ का रिकॉर्ड है, SIP का इन्फ्लो है। तो मतलब आप समझो कि मार्केट में हर चीज़ अभी तो फिलहाल एक पॉजिटिव साइड पर चल रही है। सीज फायर की जो खबरें जो कल पाकिस्तान में बैठक हुई हैं और जो उनके जो टेक्स हैं, मैं बैठक को ज़्यादा महत्वता से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप और इन सब के जो आखिरी मिनट तक के स्टेटमेंट होते हैं ना संदीप भाई, उनको वेटेज देता हूँ। सोमवार की सुबह तक ये बोलेंगे। डेडलाइन के 2 घंटे पहले तक भी हाँ, बोलेंगे। बोलते हैं। और बोलने से, पलटने से जस्ट पहले तक भी बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल पलट जाते हैं। सभ्यता खत्म करने जा रहे थे और सभ्य हो गए। और सभ्य हो गए और सभ्यता खत्म हुई भी। बियर्स की मंदड़ियों की खत्म हुई। मंदड़ियों की सभ्यता खत्म हो गई। अब देखना होगा कि मार्केट में क्या खास रहेगा। अच्छा, हमने एक चीज़ और संदीप भाई, जो पिछले हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से बोल रहे थे, शुगर शेयर पढ़ लो, शुगर चले। ग्रीन एनर्जी शेयर पढ़ लो, ग्रीन एनर्जी के सारे शेयर। आप अदानी ग्रीन को देखो, 840 से 1080, करीब करीब 25% चल गया। आप सुजलॉन को देख लो, 40 रुपये का शेयर 45 रुपये, 11-12% चल गया।
आप आइनॉक्स विंड का शेयर देख लो, 76 रुपये से 85-87 रुपये हो गया। सारे ग्रीन एनर्जी के शेयर चले हैं और रीज़न हमने बताया था कि भैया क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट अगर होगा तो वो इस तरह से सरकार फोकस करेगी। ऑल्टरनेट एनर्जी वाले हाँ, हमने बिल्कुल। डिस्कस किए भी थे। बिल्कुल डिस्कस किए थे, शुगर भी डिस्कस किया था। अब आप देख लीजिए कि क्या पढ़ने के लिए होमवर्क हम मतलब बताते हैं और उसका कुछ तो आप फ़ायदा उठाइए। अगर कमेंट में लिख जरूर देना जिन्होंने फ़ायदा उठाया। आप एल&टी देख लीजिए, हाँ है जो हमने बातचीत करी थी, हाँ 3200-3300 के आसपास वाला, कब 4000 हुआ पता ही नहीं चला। बताइए। मतलब जिनका एक्सपोजर है गल्फ कंट्रीज़ में, या फिर जो दबे कुचले मरे पड़े जितने स्टॉक्स हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, ऐसा लग रहा था ख़त्म होगी, बिल्कुल इनके ऊपर कोई मतलब दाव ही नहीं लगाएगा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इनमें। रिकवरी देखिए ना आप उन स्टॉक्स में। सही बात है। बुरा दौर, मतलब कहते हैं ना कि जब दुख खत्म होने वाला होता है ना, हाँ। तो दुख बढ़ जाता है। सही बात। और वो जब दुख बढ़ जाता है ना, तो आदमी कहता है मेरा गला काट दो यार, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। गला काट दो मतलब पोजीशन काट दो। वो जो गला कटवा लेता है ना अपना, फिर वो दोबारा उस स्टॉक में एंटर करने लायक नहीं बचता, क्योंकि 3200-3300 वाला 4000 पे नहीं लिया जाता फिर। और फिर आप 5000 पर भी नहीं लोगे, 6000 पर भी नहीं लोगे और 3200-3300 पर भी नहीं लोगे। 3200-3300 पे तो आप देख नहीं पा रहे थे, लिया तो आपका ऊपर का लिया हुआ था। एक्चुअली जब मार्केट होता है ना संदीप भाई, जब निफ्टी कोविड में 7600 आई थी, 7500-7600 की रेंज में, किसी ने बाय नहीं किया था। और मैंने उस समय एक ट्वीट डाला था जिस पर मुझे थोड़ा ट्रोलिंग भी मिली। मैंने कहा भाई जो इस समय जो नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान में कोविड से, उस समय पहली वेव में डेथ नहीं थी ज़्यादा। मैंने कहा भाई इतना तो ट्रैफिक में जब रोज़ लोग निकलते हैं 1200 डेथ का एवरेज होता है पर डे। मैंने कहा और उसमें जो आदमी जाता है वो मजबूत आदमी भी चला जाता है, और जो यहाँ पर कोविड में जा रहा है वो थोड़ा कमज़ोर आदमी जा रहा है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी। देखिए जाना सभी को है और जाते भी हैं लोग, लेकिन हमें एवरेज देखना पड़ता है। हम बहुत ही ब्रूटल होके मैं बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख़राब भी लग सकती है लोगों को, लेकिन देखिए आपको स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, बाजार ऐसा ही है। बाजार ब्रूटल है, बाजार बहुत ब्रूटल बाजार रुथलेस है, रूथलेस है। इमोशंस की तो जगह है ही नहीं कहीं पे। इमोशन की जरा सी इज्जत नहीं करता ये। अब ईरान में लोग इतने सारे उनकी बेचारे चले गए हैं बमबारी में, ये एक दिन याद नहीं करने वाला बाजार। उसमें तो कमज़ोर क्या, ताकतवर क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या बुजुर्ग क्या, ये बाजार एक दिन याद नहीं करता। आज कोविड में कौन कौन लोग चले गए किसी को याद है? कितने अच्छे फेमस पर्सनैलिटीज भी गई, कोई याद नहीं करता। आप ये देखिए ना, 8 तारीख को आपका सीज फायर हुआ, हाँ ठीक है, हमारे लिए चलो 7 की रात समझ लो या 8 की सुबह अर्ली मॉर्निंग मान लो। बाजार 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से चलने लग गया था। हाँ जब आप इमोशंस में थे कि वॉर अभी चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो लास्ट वीक का थर्सडे था, इसके बाद फ्राइडे ऑफ था, वो जो हमने 22,182 वाला लो बनाया था, उसी दिन बाजार घूम गया था। थर्सडे को किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि बाजार रिकवर होकर ग्रीन में जाके बंद होगा। बिल्कुल। वहाँ से शुरू हुई रिकवरी, फिर वो 3 दिन और चली, एक दिन का पॉज आया, फिर आप देखिए अब फ्राइडे का सेशन भी कितना मजबूत था। तो बाजार इमोशंस पे बिल्कुल नहीं चलता। और बाजार की एक जो अदा है ना सर, कई बार हम बातचीत करते हैं समय से पहले, उसे हर चीज़ पहले चाहिए, पहले पता होनी चाहिए, पहले डिस्काउंट होनी चाहिए, पहले भाव में होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो चीज़ है ना, इसी के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बॉटम पे कैच करने की और टॉप पे बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ। बाजार आपसे स्मार्ट है, ये मान लीजिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और आपको टॉप पे बेचना और बॉटम पे लेना, क्या भाई एक ही सौदा होगा ना बॉटम पे, और एक ही ऊपर पे बिकेगा। ज़रूरी है आपको ही बनना है वो। मैं कई बार हम बात भी कर चुके हैं, 2008 में जब मंदी आई थी तो बैंकिंग क्राइसिस था जी, बैंक ही नहीं बचेंगे तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों लगाऊं। 2020 में सोच आई थी कि जब मैं ही नहीं बचूंगा तो मैं क्यों पैसे लगाऊं। ये बात सही है। ठीक है, 2026 में ये सोच आई कि जब ईरान ही नहीं बचेगा, तेल ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों पैसे लगाऊं। बॉस ये फीलिंग कभी आपकी जाएगी नहीं। इस बार तो ये भी फीलिंग आ गई थी कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एटम बम चल जाएगा, न्यूक्लियर बम चल जाएगा, देखो एटम बम चलेगा तो आप बैंक अकाउंट में रखो, आप घर बना के रखो, घर के अंदर रखो, तिजोरी में रखो, बचना तो कहीं भी नहीं है पैसा। तो वो तो वैसे तो एटम बम नहीं भी चला तब भी लॉकरों से गायब हुए ही हैं। तो एनीवेज मतलब ये देखिए मार्केट ना, जब आप ब्रूटल होकर सोचना शुरू कर दोगे तब मार्केट में समझ आना भी शुरू हो जाएगा कि मार्केट कैसे सोचता है। और जैसे मार्केट सोचता है ना, वैसे ही आपको पैसा बनेगा।
हमने एक इंडिकेटर, मैंने रोहित श्रीवास्तव सर से बात की, बड़ा अच्छा इंडिकेटर उन्होंने लास्ट मंथ बताया था कि इंडियन विक्स जब भी 22 से 28 के बीच में आ जाए आप मार्केट में बाय कर लेना। और मार्केट ने सीज फायर से पहले पलटना शुरू कर दिया था जैसे ही विक्स 22 से 28 के बीच में घूमनी शुरू हुई थी। अब उन्होंने ट्रिगर एक बड़ा अच्छा और बताया। उन्होंने पता ट्रिगर क्या बताया? उन्होंने कहा जो जो शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं उनको देखो। जनरली टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे मैं बाय नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं जो नीचे हैं उनको देखो, ऊपर वाले तो भाग गए। और वो 72% शेयर है, अभी भी 28% शेयर ही हैं जो कि 200 डीएमए के नीचे हैं। डीएमए के नीचे हैं। 72% शेयर अभी भी नीचे हैं और 28% शेयर हैं जो ऊपर आए हैं। बोले अभी पहले 20-22% थे, अभी 28% हो गए, अभी 72% शेयर हैं। तो आपको 72% शेयरों में स्टडी करने का पूरा मौका है। फिर मत बोलना कि रैली मिस हो गई। अच्छा, यही एक चीज़ जो आप कह रहे हैं ना, इंडिकेटर, संकेत, कैसे आपको पढ़ना है चीज़ों को या फिर कैसे पकड़ना है। पढ़ना और पकड़ना दोनों चीज़ें। आप कहते हैं कि मेरा निफ्टी का लेवल एक पर्टिकुलर इस जोन के ऊपर आएगा या इस लेवल के ऊपर आएगा तो मैं कंसिडर करूंगा। अरे ठीक है, आपका निफ्टी भले ही नीचे जा रहा है या जो भी लेवल बन रहा है, आरएसआई भी कोई चीज़ होती है। जब आपका निफ्टी भले ही ऐसे है और आपका आरएसआई ऐसे जा रहा है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर जा रही है ना, तो आप मान के चलिए कि जब भाव नीचे आ भी रहा है ना, वो घूमेगा अगर आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। जब निफ्टी ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा अंदेशा आपके दिमाग में आना चाहिए, आज नहीं तो कल बाजार गिरेगा। अभी जो आपके 4 दिन की या 5 दिन की रिकवरी आपने देखी ना, उसमें यही चीज़ है। मेरी ना लोकेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने चार्ट शेयर करके बताया भी था। नीचे उन्होंने आरएसआई का जो सेट कर रखा था ना, वो चार्ट आपका वो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा था। यानी कि भले ही बाजार वैसे आपको जो दिख रहा था ट्रैजेक्टरी नीचे दिख रही थी, लेकिन आरएसआई ऊपर था। तो कुछ कोई इंडिकेटर, कोई लगा लीजिए इंडिकेटर, जैसे आपको विवेक भाई ने कहा, आप ये वाले इंडिकेटर लगा लीजिए, चाहे आरएसआई लगा लीजिए, लेकिन इंडिया विक्स को जैसे आप कह रहे थे, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ स्टडी करके रखिए, कुछ अपने दिमाग में सेट रखिए। क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप टाइम करेंगे मार्केट को। टाइम वैसे नहीं कि बॉटम ही पकड़ना है, टाइम इस तरह से कि बाजार घूमने वाला है क्या, बाजार पलटने वाला है क्या, बाजार ऊपर से गिरने वाला है क्या, और नीचे से क्या रिकवरी शुरू होने वाली है, उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना या फिर सेंस करना कुछ कुछ इंडिकेटर्स बताने लगते हैं। उन इंडिकेटर्स की बात कई एक्सपर्ट्स करते हैं, हम मनी 9 पे लगातार डिस्कशंस करते हैं, वो आपको हम लाइव शोज़ में भी बताते हैं। इन चीज़ों को देखिए, पढ़िए और अपने दिमाग में सेट कीजिए ताकि आपका पैसा बन सके या फिर आपको समझ आने लगे कि अब बाजार किस करवट बैठेगा। और देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, 20-22 साल तो हम दोनों को हो गए स्टॉक मार्केट में। पैसा जो बनता है और जो बनते हुए मैंने लोगों को देखा है, उनका अपना एक अलग स्टाइल होता है और हर इंसान की अपनी सक्सेस का एक अलग ही स्टाइल होता है। मूल मंत्र एक हो सकते हैं, मूल तरीके एक हो सकते हैं, मतलब, लेकिन स्टाइल जो जिसको कहते हैं ना डीप में जाके, कोई बंदा रात को पढ़ता है तो सक्सेसफुल होता है, कोई बंदा दिन में पढ़ता है वो सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं पढ़ा हुआ याद रहता है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं जी मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ता हूँ, मुझे वो शांति में याद रहता है। कई लोग एग्जाम के घुसने तक कॉपी हाथ में रखते हैं। बिल्कुल। कई कहते हैं मैंने पढ़ लिया, मैं घर से निकलने के बाद कॉपी को हाथ वो नहीं पहले लगाता। दिन मूवी भी देख रहे होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, सफलता के मूल मंत्र अलग अलग हैं सबके, लेकिन आपको अपना मूल मंत्र स्टॉक मार्केट में चुनना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टडी, कौन से एनालिस्ट को आप फॉलो कर रहे हो, उससे सीखो, फिर अपना मूल मंत्र बनाओ और फिर पढ़ाई करो, फिर देखो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स में ओला इलेक्ट्रिक इस वीक का हाईलाइट क्या जबरदस्त चला। हम ईवी पे बात भी कर रहे थे कि ईवी प्ले होने वाला है। 22-23 रुपए की चीज 40-42 रुपए हो गई, पता ही नहीं चला। 80%, 90% रिटर्न आ गया और क्या हो गया। और अभी भी मेरी इससे बाद भी बात हो रही थी, हमने इसको देखिए 22.80 से चलना शुरू हुआ, 27 पे बात हुई हमारी, 29 पे बात हुई, 32 पे बात हुई, 35 पे बात हुई, और इनफैक्ट शुक्रवार को तो 40 पे भी बात हुई जो ऑलमोस्ट हाई बन गया। और 40 पे भी अभी भी कह रहे हैं कि आप चाहें ना तो 40 से 30% एक्सपोजर अभी भी रखिए, है इसमें दम और पिटा हुआ स्ट्रक्चर है। लेकिन लोअर लेवल से जब आप चला है 22 वाला 40 हुआ है तो आपको 80-90% दिख रहा है, अभी भी 45-50 तक ये जा सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब आपके स्टॉप लॉस और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बदल जाएगा, वैसा नहीं लगेगा जैसा आपको पहले लग रहा था। लेकिन आज 45-50 के लेवल्स मुझे आस्था जैन जी ने कहे। अच्छा। और VLMM भी यही कह रही हैं कि आप रुकिए, इसमें थोड़ा सा अभी भी स्पेस है, नया मत लीजिए,
रखा हुआ है तो थोड़ा और अपसाइड पूरा जूस निकालिए, 45-50 तक भी जा सकते। देखो शेयर जब गिरते हैं ना, स्मॉल कैप में मैंने जब विजय केडिया साहब से मैं मुंबई में मिला तो उन्होंने कहा भाई जब भी बेयर रन आता है या खराब मार्केट होता है उनके शेयर 70% गिर जाते हैं। बोले जब 70% विजय केडिया साहब के शेयर गिर सकते हैं और वो आज हज़ारों करोड़ में बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो बनाकर, तो हमारे तुम्हारे शेयर अगर 70% गिर जाते हैं क्या आम फर्क लोगों की पड़ता भाषा में बोलूं, हाँ हम आप किस खेत की मूली हैं। है? एग्जैक्टली मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन कनेक्ट यही करता है, समझ तभी आता है। उनसे मैंने बोला सर 70% पे कन्विक्शन कैसे रहती है? भाई 70% गिर गया, डर होता है या कन्विक्शन हावी रहती है तब भी? बोले उस समय ना आपको कन्विक्शन देखनी पड़ती है कि आप गलत तो नहीं जा रहे हो। भाई एक चीज है ना कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, मैं एक बायस्ड होके पढ़ रहा हूं किसी शेयर को कि मैंने सोच लिया नहीं जी ये तो अच्छा है तो जिंदगी भर अच्छा ही रहेगा, चाहे उसके साथ कुछ भी खराब घटित हो जाए। 157 वाला 22 हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं नहीं जी मैं तो अच्छा ही रहूंगा। लेकिन 22 रुपए पे कन्विक्शन दिखाना ओला में 157, ठीक है पता नहीं किसी ने लिया होगा अनफॉर्चुनेटली तो अलग बात है, लेकिन 100, 90, 70 ऐसे लोग होंगे। उन्होंने अगर लिया 22 रुपए पर कन्विक्शन है कि हाँ भाई कंपनी चलेगी, कंपनी स्कूटर बना रही है, कंपनी ईवी में डिस्काउंट दे रही है, जो भी कर रही है, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं उसका वेलकम करो और जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं उसको एनालिसिस करो कि ये कितना डेंट डाल सकती है। अगर वो सीख लिया तो आपसे फिर आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओला इस वीक का शानदार शेयर और टीसीएस नतीजे, अच्छे नतीजे और शेयर की पिटाई, ये भी एक अनोखा एग्जाम्पल है। कहिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बोलने को। उसमें देखिए दो चीजें हुई थी, लोग यही पूछ रहे थे कि टीसीएस क्यों गिर गया। अरे भैया टीसीएस 2 रीजन से गिरा है और ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 2% की प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ मान लीजिए आप 2-3% की। कारण डॉलर टर्म्स में जो रेवेन्यू आता है वो हेडलाइन के तौर पे चला कि जी 20 साल के जब से लिस्ट हुआ है जब से आज तक डॉलर रेवेन्यू उनका नेगेटिव नहीं हुआ था, तो डॉलर रेवेन्यू थोड़ा नेगेटिव हो गया 0.5%। लेकिन 0.5% की ग्रोथ आती थी पहले, इस बार 0.5% की डी ग्रोथ आ गई डॉलर टर्म्स में, तो उस वजह से गिरा। दूसरा कि जेफरीज ने और एक दो जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बता देता हूँ, जेफरीज ने बोला कि भाई 5.5% की सालाना ग्रोथ आएगी इस कंपनी की अगले 3 साल। तो अब वो डबल डिजिट वाले ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं, अब उनको लग रहा है कि भैया सिंगल डिजिट में आ जाएगी ग्रोथ तो हम क्यों पैसा लगाएं, तो उन्होंने तो इसको अंडर परफॉर्म रेटिंग दे दी। अब जो दूसरे हैं इन्वेस्टेक, उन्होंने बोला जी कि यहाँ पर ग्रोथ वही 5% आएगी, तो इसलिए हम जो पी का प्रीमियम है जो हम पहले देते थे अब हम पी में से 20% प्रीमियम घटा रहे हैं, तो इसलिए शेयर थोड़ा गिर गया। लेकिन मेरी एसबीआई सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च सनी जी से बात हुई, वो बोले जी मुझे तो 3100-3200 लग रहा है, और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना जब ही शेयर में बाय करने का मौका होता है। बिल्कुल है ना, तो टीसीएस पर नज़र बनाकर रखना। और रिजल्ट अच्छे थे, डील बहुत अच्छी थी, $12 बिलियन की उसने डील साइन की, टीसीवी साइन की, और एआई में काम कर रही है। 1.8 बिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन का रेवेन्यू आया उनका इस फाइनेंशियल ईयर में। तो एआई को लेकर भी जो कंसर्न थी कुछ हद तक ईज हुई है, तो बहुत सारी कंसर्न ईज भी हुई है। तो वो सारी चीज़ें कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी, मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत, मैं वही सोच रहा था, हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे। हाँ। रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स के साथ साथ ना मैनेजमेंट क्या साउंड करता है। हाँ। क्या मैनेजमेंट ही कहता है कि अरे रिजल्ट खराब आ गए, हम भी गिर पड़ गए, आगे भी जाके पता नहीं कैसी स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन टीसीएस के मैनेजमेंट में आप देखिए जो उनकी भाषा शैली थी मुझे बहुत सॉलिड लगी। अच्छा, एक रीज़न जो मित्तल साहब आप कह रहे थे ना कि टीसीएस का शेयर गिरा, उसमें मैंने भी बहुत पढ़ा कल टीसीएस के बारे में, बहुत पढ़ा मैंने। उसके बाद जब शेयर खुला ना, एक बार मैं भी सदमे में था कि शेयर गिरा क्यों। मतलब ऐसा नहीं कि 10% गिर गया, कोई नीजक रिएक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉक का रिएक्शन क्यों नेगेटिव था। आई थिंक देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस नंबर्स। व्हाट क्या था? एंट्रोपिक और तो मेटा, उसके साथ तो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो। और मेटा, इन्होंने कुछ अपने नए टूल्स लॉन्च किए हैं। हाँ। और प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं कि एंट्रोपिक ने पहले फेब में भी लॉन्च किए थे अपने टूल्स, उसके बाद पिटाई हुई थी, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि वैसा ही कुछ माहौल बन रहा है, लेकिन टीसीएस तो कह रहा है कि हमने एंट्रोपिक के साथ हम पार्टनरशिप करने वाले हैं अग्रीड, कोई और हम काम कर रहे हैं उनके साथ। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सुनिए आप, जो मैंने पढ़ा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मुझे समझ आया, एंट्रोपिक और मेटा ने कुछ टूल्स लॉन्च किए हैं। ओके। अब वो टूल्स
मजबूत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ बाजार को अभी पता ही नहीं कि उसका असर क्या है, उनके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ अनसर्टेनिटी है। वो टूल्स क्या कुछ वैसा ही करेंगे जैसा फेब वाले टूल्स ने एक माहौल पैदा कर दिया था, या एक फियर, एक डर का माहौल पैदा कर दिया था, उसको लेकर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। शेयर बहुत नहीं गिरा है, चला भी है लो लेवल से, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा डर है। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी कीजिए, मैंने कोशिश करी देखने की, क्योंकि नंबर्स में कुछ ऐसा नहीं था कि जिस वजह से शेयर गिरे। ये आधा % का जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आप कह रहे हैं, डी ग्रोथ थी, ये ठीक है, इतिहास में पहली बार हुआ। मैं भी सुबह डिस्कस कर रहा था, तो मैंने इसको कॉशियसली कहा कि कॉशन है एक चीज़ ये, लेकिन गिरने का रीज़न नहीं था वो। तो गिरने का रीज़न कुछ और है, क्योंकि टीसीएस गिरा, टीसीएस के साथ बाकी सारे भी गिरे, हाँ, वो कोफोर्स परसिस्टेंट भी गिरे जो अच्छे चले हैं। वो केवल इसीलिए ना कि सिंगल डिजिट में अगर ग्रोथ आनी है आईटी कंपनियों की, तो भाई मैं डबल डिजिट वाले बतेरे शेयर पड़े हुए हैं, मैं उन पे पैसा लगाऊंगा, सिंपल। तो अच्छा, इसके अलावा ना इसमें टीसीएस पे कुछ और है नहीं, टीसीएस इसके अलावा मैं इस हफ्ते में मैंने आयशर मोटर्स देखा है। अब आयशर मोटर्स में क्या हुआ, आयशर मोटर्स मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, अब ओला ने इसके ऊपर नज़र डलवाई। कैसे? आयशर मोटर्स ने क्या किया, इन्होंने पहली ईवी बाइक लॉन्च की है अपनी, और वो जो बाइक लॉन्च की है ना, उसको लेकर बाजार काफ़ी उत्साहित है। मेरी अब लोकेश जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर आप इसमें धीरे धीरे हर गिरावट पर अगर इसे आप एक्यूमुलेट करते हैं ना, अभी 7-7.5 हज़ार के आसपास शेयर है, ये 13-14 हज़ार भी हो सकता है 2-3 साल में। इसमें बहुत पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ओला के अलावा इन्हीं के पास ही इलेक्ट्रिक बाइक है, और भी कंपनियां हैं, हीरो के पास भी है, बाकी कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर आप इसको पढ़िए, मैं नहीं कह रहा कि इसको मान के लेना शुरू कर दीजिए, अपने एडवाइज़र से भी बात कीजिए, इसको पढ़िए थोड़ा सा। मैं भी पढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने एकदम से बोल दिया कि 2-3 साल में ही आपको डबल हो जाएगा, 12-13 हज़ार कम से कम हो जाएगा, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग बिहाइंड इट, तो उस चीज़ को ज़रूर आप देखिए। बिल्कुल। और कौन से शेयर हैं जो आपने पढ़े हैं इस वीक में? अच्छा, अब जहाँ तक शेयर्स की बात है ना, थोड़ा अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है, जब आप सोचते हैं कि बाजार गिरा हुआ है, मौके कहाँ हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, 2-3 तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, मतलब 4 तरह के होते हैं वैसे बेसिकली, तो स्कैल्पर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं, स्विंग ट्रेड भी करते हैं, ट्रेडर्स में ही आ जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, कुछ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, किसी को लगता है कि मैं हर दिन या हर 2 दिन में 1% बना लूंगा, महीने में 10-15% निकालूंगा, तो साल में मेरा कितना रिटर्न हो गया, वो 50% जो एक साल में कमाएगा मैं उसको बीट कर जाऊंगा। माइंडसेट है, अपनी साइकी है। अब अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं और आपको लग रहा है कि बाजार अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, तो पिछले हफ्ते में मैं बात कर रहा था कि वो जो स्टोरेज वाली कंपनियां, याद है आपको, तेल गैस स्टोरेज वाली, उस पर बाजार का फोकस आएगा। तो 3-4 सेक्टर्स हैं, मेरी बातचीत में निकल के सामने आया, ये आपको वीडियो शायद दिख भी जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि शायद मल्टी बैगर्स प्रोड्यूस कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। उसमें सेक्टर्स जो मेरे लोकेश जी से बात हो रही थी ना, उन्होंने बताया कि एक तो आप शिपिंग पे नज़र रखिए, ठीक है, दूसरा ग्रीन एनर्जी, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन भी वो हाईलाइट कर रहे थे। ठीक है, तो गैस वाली कंपनियां लाइक रेफेक्स हो गया, और मतलब बेसिकली जिसमें, हाँ, जिसमें एनर्जी है, चाहे ग्रीन है, रिन्यूएबल है, चाहे ऑल्टरनेट है, जो भी कहिए आप। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं। कैपिटल गुड्स पर रोहित जी भी मेरी बात हुई तो वो भी बुलिश थे। कैपिटल गुड्स एक कॉमन नाम है। और चौथा वो कह रहे हैं वही तेल गैस स्टोरेज। अब तेल गैस स्टोरेज में क्या है ना, कि एक चीज़ हमने, ये जो क्राइसिस हुआ ना इस बार वाला, जिसमें एक चीज़ नेगेटिव भी ये है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारी जो क्रूड की डिपेंडेंस को लेकर एक वल्नरेबिलिटी है ना, वो इस बार के क्राइसिस में सामने आई। कैसे एक्सपोज हुई हमारी इकोनॉमी कि किस तरह से हम डिपेंडेंट है कच्चे तेल के ऊपर, या कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी के ऊपर, या इंपोर्ट के ऊपर। खैर, अब स्टोरेज की जहाँ तक बात है ना, स्टोरेज में जो हम कह रहे थे ना कि हमारे पास एक शुरुआत यही हुई कि 9 दिन के हैं, कोई कह रहा 30 दिन के हैं, कोई कह रहा 25 दिन के हैं। सरकार के पास जो रिजर्व्स है ना, कच्चे तेल की मैं बात कर रहा हूँ, गैस की नहीं बात कर रहा हूँ, 7 से 9 दिन के हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास स्पेस ही उतना है जितनी हमारी यूज़ है, या फिर जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब ये जो 7 से 9 दिन है, मतलब OMCs की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, IOC, BPCL, HPCL की, उनका 25-30 दिन का अपना रहता है अलग से। ये जो 7 से 9 दिन वाला है ना, ये बढ़ेगा, और यही स्टोरी है, यही कैच है। और एक चीज़ और, मतलब जिसमें थोड़ा सा कंपनी अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है, ये जो LPG है ना, LPG वाला फोकस अब PNG पे शिफ्ट होगा। तो PNG की जो पाइप्स बनाती है ना कंपनियाँ, पाइप बनाने वाली, और ATGL चला भी
जो पाइप बनाती है ना कंपनियां, उसके ऊपर थोड़ा पाइप वाली कंपनियां भी और जो पीएनजी सप्लाई करने वाली हाँ, कंपनियां वो तो है ही है, वो तो क्योंकि है ही उनका तो धंधा बढ़ेगा ही। वो तो वैसे भी अभी भी पूरे देश में तो है नहीं पीएनजी, वो तो वैसे भी ग्रोथ है, वैसे भी बहुत growth है। लेकिन अब आपका जो शिफ्ट हो रहा है, आपको ये तक बोला जा रहा है कि आपके पीएनजी लगी है, आप सिलेंडर नहीं रख सकते, सरेंडर कीजिए आके। हाँ, और लॉजिकल भी और है। लोगों को कहा भी जा रहा है कि आप पीएनजी लगवाइए। अब कंपनियां भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर इसको करेंगी, मतलब अप्रूवल्स भी आने ईजी हो जाएंगे। अब जैसे हमारे घर में, मेरे घर में शायद 8-10 साल तो हो गए जो मुझे याद है पीएनजी को लगे हुए। तो जो तो पहले पहले हमने कंजर्वेटिवली उन सिलेंडर्स को रखा, भरवा के रखते थे, भरवा के रखते पड़ा थे हुआ है, कि- कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कभी किसी की शादी आ गई, वो किसी का ब्याह आ गया या हाँ। किसी के घर में फंक्शन आ गया तो दे फिर दिया। उनमें सिलेंडर्स में ना जंग लगने लगी, लोहे के होते थे तो नीचे से जंग लगने लगी। तो फिर हमने सोचा कि भाई अब ये क्यों वेस्ट करने, इन्हें कहीं दे दो, तो वो दे दिए। तो अब इसे एक लाइटली तो एक बात, एक लाइटली आपको एक बात बोलता हूं, हम यूजुअली बोलते हैं ना कि पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब ये पीएनजी के लिए खुदेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, वो सड़कों का हाल फिर खराब नहीं हो जाए, वो बड़ा पंगा है। तो आपको जगह जगह खोदने से पहले थोड़ा आप फोन कर लीजिए। पहले वो टेलीफोन के वायर के चक्कर में वो सड़कें टूटी पड़ी रहती थी, अब पीएनजी की लाइन के चक्कर में लगी रहेंगी। अच्छा, एक पता नहीं हमारे देश में क्या है, जैसे सड़क बनती है ना तो फिर तारे जरूर डलती हैं। अच्छा, एक और मजे की बात, अप्रैल से जून में बनाते हैं, जबकि पता भी है जुलाई अगस्त में बारिश आने वाली है, वो फिर टूट जाती हैं। तो टूटेगा इंडिया तभी तो दोबारा बनेगा इंडिया। चलिए, तो और आपने कुछ देखा या अगले हफ्ते की बात करें? अगले हफ्ते की बात करते हैं, बाकी तो सब अब shares अगले पे हफ्ते दिखाई ना चाहते हुए भी ट्रम्प साहब फोकस में रहेंगे ही। हाँ, अभी तक तो बातचीत में नहीं आए थे, हैं अभी तक नहीं आए, आज लेकिन नहीं आए। लेकिन अगले हफ्ते तो रहेंगे, क्योंकि जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई उसका असर तो दिखेगा ना सोमवार को। बिल्कुल। अब देखिए, उसमें एक चीज़ और भी है कि पहली बात तो उसमें बहुत तरह के स्टेटमेंट अभी 2 दिन क्या, वो मुझे लग रहा है 15 दिन तक चलेंगे ये स्टेटमेंट, है ना। अच्छा, पक्का? तो आप ये मत मान लेना कि ये स्टेटमेंट फाइनल है। दूसरी चीज़ कि एक तो ये बैठक का मामला हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो रिजल्ट है ना, आईटी में टीसीएस ने एक स्तंभ दे दिया कि खराब नहीं हूं मैं, आप बाकी चीज़ों से मुझे डाउनग्रेड कर दो, लेकिन मैं रिजल्ट की वाइज से और आउटलुक के हिसाब से अभी खराब नहीं हूँ। आईटी का स्तंभ आ गया। एक दो और बड़ी आईटी कंपनी के अगर रिजल्ट ऐसे ही आ गए तो आईटी की अपग्रेडिंग भी हो सकती है। बैंकिंग के रिजल्ट अब अगले वीक से शुरू हो जाएंगे, वीकेंड पे आते हैं ज़्यादातर, वीकेंड पे शनिवार आएंगे। को। हाँ, जितने एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसीआई, सब इनके बिजनेस अपडेट्स भी शनिवार को ही आए थे, सबके भर भर के, सारे पीएसयू जितने भी प्राइवेट बैंक थे सारे 10-15 बैंकों के एक साथ आ गए थे। एक साथ और ऐसे ही इनके रिजल्ट्स भी आते, तो अगले शनिवार को आएंगे आई थिंक, ना। तो डबल डिजिट ग्रोथ आई थी इनके बिजनेस अपडेट्स में। तो सबके ही हमने डिपॉजिट्स इनके जो एडवांसेस हैं वो डिस्कस किए ही थे, हाँ। सभी लगभग सारे ही बैंकों के अच्छे थे। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि भाई अब अगला जिम्मा बैंक निफ्टी उठाएगा। हालांकि उठाया भी उसने, ऐसा नहीं बैंक निफ्टी भी नहीं चला, बैंक निफ्टी भी चला है, 50,000 से 55,000 आ गई, तो मतलब 10% तो वो भी चल गया। लेकिन क्या ये अब 60,000 पहुँचेगा, 58 पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बैंकिंग रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक संभालेंगे। रिलायंस के भी रिजल्ट डेट अगर आ जाएगी तो आएगी, मोस्ट क्योंकि लाइकली ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, इस चार्ट से पता चल रहा है कि रिलायंस के रिजल्ट अगले फ्राइडे आएंगे। फ्राइडे आने अभी चाहिए, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो जाएगा, 17 को ही आएंगे। 17 को आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बाकी आर्म्स कंपनियां हैं लाइक जस्ट डायल, हैथवे, डेन, जीटीपीएल, आरआईएल, इन सब के रिजल्ट्स आ रहे सब है ना, आलोक देखिए इस चार्ट इंडस्ट्री, में आपको दिखेंगे ये इसके रिजल्ट कैलेंडर आप देख रहे हैं। इन सभी के रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तो थोड़ा रिलायंस ग्रुप भी फोकस में रहेगा। अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़बरदस्त फोकस रहा इस वीक में। एटीजीएल, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये सारे चले हैं। ग्रीन चला, ग्रीन चला, एंटरप्राइजेस भी चला, एंटरप्राइज भी चला। पावर बहुत अच्छा चला। इनके 2-3 रीज़न कि एक तो अदानी का केस जो वो यूएस में सॉल्व होने की बात हो रही है, एक तो वो रीज़न रहा। फिर इनकी ग्रीन एनर्जी वाले शेयरों पर फोकस चला गया। तीसरा कि इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं 22-23 तारीख से, तो जिन लोगों को एफ&ओ में पोजीशन बनानी होती है उनको पता है कि भाई 2 ट्रिगर पॉजिटिव आ गए, 3 ट्रिगर पॉजिटिव आ गए। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है, जियोपॉलिटिकल ख़त्म हो रहा है। तीसरा, इनका अगर यूएस का केस ख़त्म हो गया, और चौथा ग्रीन एनर्जी पर फोकस। तो इनके चारों चीज़ें पॉजिटिव हो गई, तो मैं शॉर्ट क्यों रहूं? तो वो जो सारी शॉर्ट कवरिंग थी वो एफ&ओ वाले काउंटर्स में ज़्यादा देखने को मिली, आप देखोगे। एटीजीएल सबसे लास्ट में चला है, वो एफ&ओ में नहीं है। आ तो गया, हाँ,
आया तो है शायद, ATGL ही अदानी पावर आया, कोई तो आया है। नहीं नहीं, अभी नहीं है ना, अभी ATGL तो F&O में आया था, फिर वो बाहर हो गया था, लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और ग्रीन, एक कोई आया है 1 अप्रैल से अदानी अच्छा। का। अदानी का ग्रीन मुझे Power टोटल है गैस का याद नहीं है, पावर हो सकता है। तो आप ये देखो कि F&O वाले सारे, वैसे तो उनके सारे ही शेयर, ACC अंबुजा भी F&O में ही है, तो उनमें ही बाउंस बैक आया, लेकिन कहीं ना कहीं अदानी के शेयरों पर ये फोकस इसलिए भी आ रहा है, ग्रीन एनर्जी और ये सारे केसेस की वजह से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ? अच्छा, एक ट्रिगर मुझे पूछना था आपसे, हाँ, कितना बताइए। बड़ा है वो? अभी आपने कहा जब बाजार गिर रहा था हम सोचे थे कि कम दिन खुले, कम दिन खुले। अभी जब चल रहा था तो बोले ज़्यादा दिन खुले। अब मंगलवार को छुट्टी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बाजार बंद होना चाहिए या नहीं? आराम के लिहाज से हाँ, बाजार के लिहाज से ना। मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक है कि बाजार चलेगा यहाँ से, ट्रम्प साहब पॉजिटिव ही रहेंगे? देखिए, हमने तो बॉटम लास्ट वीक बता दिया था कि भाई 22,120-30 के आसपास लग रहा है। अब बाकी चीज़ें जो मार्केट है, मार्केट में अगर आराम भी मिल रहा है आपको, मैं बोलता हूँ कि अगर एक दिन की छुट्टी भी मिल रही है तो भैया होमवर्क पूरा निपटाओ ना, अपने पोर्टफोलियो को खोलो एक दिन ट्यूसडे को बैठ के, और उस दिन देखो कि कहाँ पे क्या आपको चेंजेस करने हैं, आराम से पढ़ो, सैटरडे संडे पढ़ो, अगर किसी को काम है घर के सारे निपटा ले सैटरडे संडे, ट्यूसडे को पढ़ ले, नहीं तो संडे को काम करे, ट्यूसडे को आराम करे। ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। हाँ, काम निपटा ले अपने सारे, आपदा में घर गृहस्थी अफसर, वाला आदमी है भाई। आपदा में अफसर। चलिए बढ़िया है। तो आई थिंक सब कुछ हो गया। चलो, तो जो भी हुआ इस वीक में अच्छा हुआ, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट आ जाएंगे, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छे दिन आते मुझे वही याद आ जाता है। देखिए, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ संदीप भाई, कोई मुझे एक बार मदद कर सकता है, बार बार मदद तो कोई नहीं करेगा, तो मुझे खुद की मदद करनी सीखनी होगी, और ये सब इन दान दक्षिणा में नहीं, अपने से एफर्ट डालने हैं, तो वही आप भी करिए, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा आप लोगों से। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।